भारत सरकार द्वारा अगस्त 2008 में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया गया था, जिसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों के प्रबंधन के आधुनिकीकरण, भूमि अथवा संपत्ति विवाद को कम करने, भू अभिलेखों की रखरखाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना आदि था। तो हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू ओन अकेडमी अभय अकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान की मूल विधि से भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को। तो इसके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, इसको आज हम कवर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो दो वक्तव्य दिए हुए हैं, या हम कथन कह सकते हैं, दो कथन दिए हुए हैं। उनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। पहला है, निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 90% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है। निजी कंपनियों या सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 90% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है। तो एक तो कथन ये हो गया। दूसरा है, अगर निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं तो इसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान होना आवश्यक है। तो ये दो हमारे पास कथन दिए हुए हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए और बी दोनों ही नहीं, यानी कि दोनों ही नहीं है, दोनों गलत हैं। केवल बी, केवल ए और बी दोनों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल बी। इसका अर्थ यह है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत जो बात आती है, जो कथन सही बैठता है, वो ये है कि यदि निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं तो इसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान होना आवश्यक रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट से पहले इसके अंदर की जो भी कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं सही से। इसमें कह रहा है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 को 1 जनवरी 2014 से लागू किया गया था। यह अधिनियम भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1854 भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 को 1 जनवरी 2014 से लागू किया गया था। यह अधिनियम भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के स्थान पर लाया गया था। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 को 26 सितंबर 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है कि इसको राष्ट्रपति की जो स्वीकृति मिली थी वो मिली थी 26 सितंबर 2013 को, और इसको लाया कब गया था, 2013 में लाया गया था इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो 26 सितंबर 2013 को तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, और उससे पहले ही, मतलब जो 2013 में ही इसको लाया गया था, जबकि 1 जनवरी 2014 से इसको लागू किया गया था। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके बाद कहा है, इस अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर था, किंतु 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी इसे लागू कर दिया गया, जिसके तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 70% विस्थापित लोगों की सहमति तथा निजी कंपनियों के मामले में 80% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा बाजार मूल्य का 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में मुआवजा 2 गुना मिलेगा। रोजगार गंवाने वाले लोगों को पुनर्वास भी अनिवार्य कराया जाएगा। तो ये सारी बातें इस अधिनियम के अंतर्गत आई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार किस भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जगह ले ली, यानी कि मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार ने किस अधिनियम की जगह ली थी, किसके स्थान पर इसको लगाया गया था। तो ऑप्शंस हैं 1972, 1919, 1894 या 1947। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1894। तो अधिनियम संख्या 1894 के स्थान पर उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार लाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के सरकार जिन उद्देश्यों से भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं वे हैं, यानी कि कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम लागू किए गए। तो ऑप्शंस हैं, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए परियोजनाएं। दूसरा है, निर्धन एवं भूमिहीन लोगों के लिए आवास परियोजनाएं। तीसरा है, सार्वजनिक प्रयोजन। तो इन तीनों में से हमें बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं कि भाई ए और बी सही है, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए परियोजनाएं,
और निर्धन एवं भूमिहीन लोगों के लिए आवास परियोजनाएं। या दूसरा ऑप्शन है बी और सी, बी और सी वाले सही हैं, या ए बी सी, या ए और सी दोनों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए बी और सी तीनों। ठीक है फ्रेंड्स, ए बी और सी तीनों हो जाएंगे, क्योंकि भूमि अधिग्रहण जो अधिनियम में जो है निर्धन एवं भूमिहीन लोगों के लिए आवास परियोजनाएं भी थी, सार्वजनिक प्रयोजन भी था, और इसके अलावा जो प्राकृतिक आपदाओं से परेशान लोग थे जिन्होंने अपने आवास को खोया था, उनके लिए आवास का प्रबंधन भी कराना था। तो ये ऑप्शन नंबर सी, ए बी और सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए परियोजनाएं, निर्धन एवं भूमिहीन लोगों के लिए आवास परियोजनाएं तथा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भूमि अधिग्रहण कर सकती है। फोर्थ क्वेश्चन है, स्पेस को भूमि अभिलेखों के प्रबंधन के आधुनिकीकरण, भूमि संपत्ति विवाद की गुंजाइश को कम करने, भू अभिलेखों की रखरखाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2008 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो कौन सा वो एक्ट है या कौन सा वो अधिनियम है जिसको अभिलेखों के प्रबंधन के आधुनिकीकरण, भूमि संपत्ति विवाद की गुंजाइश को कम करने, भू अभिलेखों की रखरखाव प्रणाली में और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया था? तो कौन सा वो एक्ट है, कौन सा वो अधिनियम है? ऑप्शंस हैं चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई यानी कि CIPS, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी कि NLRMP, भूमि अभिलेख का जिला निरीक्षक यानी कि DILR, हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग सेंटर यानी कि HARSC। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम यानी कि NLRMP इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है NLRMP ये होती है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है जी, इसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा अगस्त 2008 में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाया गया था, जिसका उद्देश्य है भूमि अभिलेखों के प्रबंधन के आधुनिकीकरण, भूमि अथवा संपत्ति विवाद को कम करने, भू अभिलेखों की रखरखाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना आदि था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो अभी जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में ही आया था कि कब इसको स्वीकृति प्राप्त हुई राष्ट्रपति से, और कब इसको लगाया गया और किसके स्थान पर इसको लाया गया था। तो ये सारी डेट्स आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन हैं 26 सितंबर 2013, 1 जनवरी 2014, 5 मार्च 2015, 10 अप्रैल 2016। तो आपको इसका जवाब पता चल ही गया होगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 सितंबर 2013। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 किन क्षेत्रों में लागू होगा? ऑप्शन हैं शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, नोटिफाइड एरियाज में या कंटेनमेंट एरियाज में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का अधिनियम संख्यांक कितना है? तो अधिनियम संख्यांक पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 01 1951, या उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 05 1951, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 1951, या उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 1951। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ बिल्कुल यही, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिनियम संख्या 01, या सिर्फ इतना कहें कि अधिनियम संख्या 1 1951 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन हैं 24 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1951, 1 जुलाई 1952 या 8 अगस्त 1946। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सोचिए जरा, देखिए जरा क्या हो सकता है इसका सही जवाब। 24 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1951, 1 जुलाई 1952 या 8 अगस्त 1946। तो बात कर रहा है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की। दोस्तों आपको यूपीएसआई का एग्जाम देना है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम देना है, तो यूपीएसआई वाले तो विशेष ध्यान रखें कि उत्तर प्रदेश से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को याद जरूर रखना है, ठीक है? ये देखने को आपको आराम से मिल जाएंगे, तो यहीं से याद करते हुए चलेंगे तो आराम से आप क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो सही जवाब हो जाता है
जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सोचा है, 26 जनवरी 1951, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 लागू होने के पूर्व प्रदेश में कितने तरह की जोतदारी थी? ऑप्शंस हैं 10 तरह की, 12 तरह की, 14 तरह की या 16 तरह की। तो ऑप्शन सही जो इसका जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1950 लागू होने से पहले की, पूर्व की बात कर रहा है, इस अधिनियम को लागू होने से पूर्व की। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14। तो 14 प्रकार की जोतदारी चलती थी उत्तर प्रदेश में इस अधिनियम को लागू होने से पहले। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, अक्षम या अयोग्य व्यक्ति, अक्षम या हम अयोग्य भी उसको बोलते हैं, तो अक्षम या अयोग्य व्यक्ति को भूमि का पट्टा किस धारा के अंतर्गत दिया जा सकता है? धारा 1955 के तहत, धारा 1956 के तहत, 1957 के तहत या 1958 के तहत। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1957 के तहत। इसके तहत जो व्यक्ति, जो ग्रामीण व्यक्ति अक्षम है, अयोग्य है, उसको भूमि पट्टे के तौर पर दी जाती है ताकि वह खेती कर सके और अपनी आजीविका चला सके। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस संविधान की मूल विधि से, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 से। इसमें से ज़्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अभिषेक कुमार लेता हूँ आपसे विदा। तब तक के लिए बने रहिए अभी अकेडमी के साथ, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। दोस्तों अभी अकेडमी पर आपको जो भी एजुकेशन नोटिफिकेशंस हैं वो भी समय समय पर मिलते रहते हैं, और जो एजुकेशनल स्टफ है वो तो आपको मिलता ही है। तो अभी अकेडमी को सब्सक्राइब करना, अभी अकेडमी के साथ जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।